हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेंगे बात। वाराणसी योगी साधुओं की नगरी है। अब हम आपको दिखाते हैं योग की एक दुर्लभ विद्या, जहां गंगा की लहरों पर जल योग करते हुए दिखे योगी छेदी बाबा। पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, तो भला योगी छेदी बाबा पीछे कैसे रह सकते हैं। उन्होंने भी जल योग का चमत्कार दिखाया, वो भी बीच गंगा में। गंगा की मचलती धाराओं में श्वास को रोके हुए बाबा छेदी अपने दोनों पांव बांधे पदासन कर रहे हैं। उनका सिर गंगा की धारा में डूबा हुआ है, तो दूसरी तरफ शव की भांति श्वास को रोके हुए गंगा के पानी पर शांत लेटकर शव आसन भी कर रहे हैं। यही नहीं, गंगा की वेग धारा में शांत चित होकर माला भी जप रहे हैं। ये माला कभी जप मुद्रा में है तो कभी शक्ति चालन मुद्रा में। गंगा के जल में दिख रहे बाबा छेदी महाराज की माने तो उनकी 40 साल की तपस्या का फल है, और वो ये दावा करते हैं कि जल योग करने से आंतरिक और बाह्य शक्ति मजबूत होती है। उनका मानना है कि जल योग करने वालों को कोरोना बीमारी कभी भी नहीं हो सकती। अब बात करें योग दिवस पर वाराणसी के अलग अलग जगहों की, तो 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वैश्विक महामारी कोरोना के कारण वर्चुअल योग किया गया। सभी लोगों ने अपने परिवार के साथ घरों में ही योग करके योग दिवस मनाया। घरों में योग करने वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए योग किया। वाराणसी में सामाजिक कार्यकर्ता रीता तिवारी ने अपने घर में पूरे तन्मयता से अपने परिवार के साथ योग करके निरोग रहने का संदेश दिया, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर सभी को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। यही नहीं, संस्कृति, कला, आध्यात्मिक योग की नगरी काशी में योग दिवस पर अतुलनीय नजारा रहा। चारों दिशाओं में योग कला छाया रहा। योग नगर नगवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षण आश्रम के परिवार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग दिवस का आयोजन किया, जिसमें योगाचार्य गणेश प्रसाद सोनकर ने योग प्राणायाम का अभ्यास कराया। वह कोरोना की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन फेसबुक पेज के माध्यम से भी लोगों को योग प्रशिक्षण दिया, जिसमें मुख्य रूप से सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, पर्वतासन, गरुड़ासन, त्रिकोणासन, मंडूकासन, पदासन, वज्रासन किया गया। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका व ध्यान आदि आसनों का मुख्य रूप से अभ्यास कराया गया। योगाचार्य गणेश प्रसाद सोनकर ने कहा कि योग हमारी भारतीय संस्कृति की प्रणाली है, जिसको हमें जीवन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए, ताकि हम खुद को स्वस्थ रखते हुए दूसरों को भी स्वस्थ रखें। योग आध्यात्मिक मानसिक शक्तियों का सामंजस्य प्रदान करता है। योग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शक्तियों का भी बोध कराता है। योग को काशी में स्थापित करने वाले महायोगी स्वर्गीय मिठाईलाल सोनकर जी थे, जिन्होंने योग को काशी से लेकर जापान जैसे देशों में स्थापित किया। उनके द्वारा स्थापित संस्था आज भी कार्यरत है। ऐसे दिवस पर उन्हें नमन है। इस मौके पर पार्षद डॉक्टर रविंद्र सिंह, ऋषि सोनकर, उमेश, अमन मुकुंद, ओम प्रकाश आदि लोग उपस्थित रहे। चलिए बनाओ बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बनाओ। एक तरफ से लेते उत्तर प्रदेश के पर्यटन, संस्कृति, धर्मार्थ कार्य एवं प्रोटोकॉल राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने रविवार को 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वाराणसी स्थित अपने आवास परिसर में योग किया। इस अवसर पर मंत्री नीलकंठ तिवारी ने कहा कि योग व्यायाम एक प्राचीन रूप है, जो भारतीय समाज में हजारों साल पहले विकसित हुआ था
तकरीबन 5000 साल पुरानी इस परंपरा का तब से लगातार अभ्यास किया जा रहा है। इसमें किसी व्यक्ति को अच्छे आकार में रखने के लिए बीमारियों और अक्षमताओं के विभिन्न रूपों से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यास शामिल हैं। यह ध्यान के लिए एक मजबूत तरीका भी माना जाता है जो मन और शरीर को शांत करने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में योग का अभ्यास किया जा रहा है। दुनिया भर के लगभग 2 अरब लोग योगाभ्यास करते हैं। इस प्राचीन पद्धति के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने रविवार को छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बनारस क्लब में आयोजित योग साधना का प्रतिनिधित्व किया और भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार 45 मिनट तक चले योग शिविर में योगासन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि योग विद्या भारत की एक बहुत पुरातन भारतीय संस्कृति से जुड़ी विद्या है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि योग पहले से ही किया जाता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री की प्रेरणा से इसे 21 जून 2014 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जिससे आज यह विद्या घर घर में लोकप्रिय हो गई। आज गांव-गांव, शहर-शहर में स्कूल, कॉलेजों के अलावा विभिन्न क्लबों के माध्यम से योग प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए आज यह कार्यक्रम हर जगह छोटे-छोटे समूहों में संचालित हो रहे हैं। कोई वृहद कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप सभी योग को अपनाकर निरोगी बने और दूसरों को भी प्रेरित करें। कोरोना काल में जहां प्रिवेंशन की क्योर है, ऐसे में योग का महत्व और भी बढ़ जाता है। योग में कई ऐसे आसन व प्राणायाम हैं जिससे शरीर की बहुत अच्छी प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जा सकती है। कई ऐसे आसन हैं जिससे यदि कोरोना रोग भी हो जाए तो ठीक किया जा सकता है। योग विद्या के साथ यदि आयुर्वेद का समावेश कर दिया जाए तो सारी की सारी बीमारियां समूल समाप्त हो सकती हैं। बड़ों के साथ बच्चों को भी अभी से योग की आदत डालने पर जोर दिया। भारत की तरफ दुनिया देख रही है योग विद्या के लिए, इसलिए हम लोगों के लिए तो आवश्यक है कि विदेशों में कहीं भी जाएं, एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह योग को प्रोजेक्ट करें। उन्होंने योग को आदत में शामिल करने पर जोर देते हुए उम्मीद जताई कि आज योग दिवस पर वाराणसी जिले में यह संदेश जाना चाहिए कि यहाँ प्रत्येक नागरिक योग जरूर अपनाएगा और घर घर योग को पहुंचाने में अपनी भूमिका अदा करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी मधुसूदन हुलगे ने अधिकारियों को धन्यवाद देते हुए विशेष रूप से नेहरू युवा केंद्र तथा यूनिसेफ का सहयोग देने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर YouTube के माध्यम से 5000 से अधिक लोगों ने योग किया और इसे देखा भी। इस योग शिविर में विक्रमादित्य मलिक, ISS, CMO, PD, DRDA, अंतर्राष्ट्रीय कोरोना महामारी को लेकर के जिला प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें लोगों को सूर्य ग्रहण के बाद गंगा में स्नान करने के लिए मना किया गया है। जनपद वाराणसी में धारा 144 लागू है और साथ ही कोरोना महामारी के मद्देनजर देखते हुए घाटों पर श्रद्धालुओं को स्नान करने के लिए मना किया गया है, जिसको लेकर सुबह से ही प्रशासन द्वारा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। यहाँ पर RPF, स्थानीय पुलिस के जवान घाटों पर तैनात किए गए हैं। लगातार अधिकारी चक्रमान कर रहे हैं। परंपरागत रूप से स्नान होता था और यहाँ भी आज पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाई गई है। हम लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि लॉकडाउन का जिससे पालन हो सके और किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। आप देख रहे हैं घाटों पे लगभग सन्नाटा है, लोगों के द्वारा पूरा कोऑपरेट किया जा रहा है पुलिस प्रशासन को और पूरी व्यवस्था बनी हुई है। नहीं, यहाँ पे लगा जो मंदिर अलग अलग मंदिर हैं, उनके अलग अलग कमेटियाँ हैं, उनके लोगों से बातचीत हमारी हुई है और उनके साथ मीटिंग्स की गई हैं, जिसके बाद लोगों ने तमाम सारे जो जुलूस निकाले जाते हैं उनको न निकालने का फैसला भी किया है और किसी प्रकार से भीड़ न हो सके। आप जानते हैं कि कोरोना नामक विश्वव्यापी महामारी का इस समय चल रहा है दौर, जिसको देखते हुए लॉकडाउन और उसकी व्यवस्था की गई है, तो उसका हम लोग पूर्ण रूप से पालन कराए गए हैं। जो व्यवस्था सरकार के द्वारा बनाई गई है उसका पालन यहाँ पे कराया जा रहा है। लोगों को जागरूक इस संबंध में लगातार किया जा रहा है। पुल के नीचे क्या है, दीवार के पीछे क्या है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि पुल के नीचे आखिर है क्या। वाराणसी के चौका घाट पुल के नीचे भी खाकी है और अब दीवार के पीछे भी खाकी है। आगे वाहन चेकिंग अभियान के नाम पर लोगों की धरपकड़ करना है तो पीछे ले जाकर छोड़ देना है।
पुरानी कहावत हम नहीं सुधरेंगे के तर्ज पर काम करती है हमारी आपकी वाराणसी पुलिस। कितने अधिकारी और कितने उनके फरमान, वसूली किया तो बख्शे नहीं जाएंगे। बातें बनकर ही रह गई, लेकिन नहीं रुकी तो वो है वसूली। अब कहने वाले बताते हैं आप भी किस चक्कर में फंसे हैं। हिस्से का किस्सा है, भला कैसे बंद हो सकता है। वैसे भी बीते 3 महीने कोरोना ऐसे आकर खड़ा हो गया कि ऊपरी रोजगार ही बंद हो गया। अब अनलॉक ने मौका दिया रिकवरी करने का, तो ये मौका यूं कैसे गवा दे। सो शुरू हो गए अवैध तरीके से अवैध वसूली का खेल, वो भी कानून के वर्दी में वर्दीधारी दरोगा जी, जिनका नाम है चंद्रभान प्रताप। लेकिन कहना पड़ रहा है, वेतन तो मिलता है ना भाई, फिर इसकी क्या जरूरत है। आप खाकी में करे तो गैर कानूनी भी कानूनी है, यदि कोई और करे तो रंगदारी और ना जाने क्या क्या। अब दरोगा जी दिखाना तो हम भी नहीं चाहते, मगर क्या करें। हमारा मानना है कि आने वाला कल क्या कहेगा। माना गलत हो रहा था, गलत लोग गलत कह रहे थे, मगर सही लोग क्यों थे खामोश। हेलो। हाँ हाँ सर नमस्ते, प्रहलाद गुप्ता बोल रहे थे जेके 24 न्यूज चैनल से। जी बता। एक चंद्रभान प्रताप जी का वीडियो आया है मेरे पास, तो वसूली करते हुए पैसे का, पुल चौका घाट पुल के नीचे। अच्छा। हाँ, इस मामले में थोड़ा सा आपसे वर्जन लेना था। अभी देख लेंगे तब फिर उसके बाद बताता हूँ। तो वो वीडियो हम आपके पास भेजें क्या, कि आपके पास है? नहीं, हम देखते हैं, डिपार्टमेंट में आया होगा, देखता हूँ मैं। तो उस पे हम कब मिलें? वाराणसी के बेसिक शिक्षा अधिकारी की अच्छी पहल। सरकार की तरफ से स्कूलों की किताब आते ही बीएएसए ने खुद घर घर जाकर बच्चों को किताब और बैग देकर पढ़ने के लिए समझाया। बीएएसए ने के इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य बच्चों की पढ़ाई का कम से कम नुकसान हो और वो अपनी पढ़ाई समय से पूरी कर सके। स्कूल बंद होने के चलते सरकारी स्कूलों में भी ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। साथ ही प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी अब अपना एडमिशन सरकारी विद्यालयों में करा रहे हैं। वैश्विक महामारी के कारण लॉकडाउन में सभी स्कूल बंद हैं। ऐसे में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ा, जिसे सुचारू रूप से करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस चलाए गए। लेकिन सरकार की तरफ से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए जैसे ही किताबें, स्कूली बैग आई, बीएएसए ने खुद घर घर जाकर बच्चों में इसका वितरण शुरू किया। बीएएसए के इस पहल का अभिभावक और बच्चों ने सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। बेटा, अब मेरा नाम सौम्या है। सौम्या, मम्मी पापा कहाँ हैं तुम्हारे? पापा गए हैं काम करते कुकर गैस का, और मम्मी ड्यूटी पे गए हैं। मम्मी भी नौकरी करती हैं? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो, कहाँ पे? नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं और क्लास 4 है। क्लास 4 में। अभी पढ़ाई कर रही थी आप लोग? हाँ। कैसे? किताब कापी आपके पास था नहीं, आज किताब कापी मिल गया है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। अब पढ़ाई होगी? हाँ। ऑनलाइन भी पढ़ाई करते थे आप लोग? मेरे पास बड़ा मोबाइल नहीं, उनके पास था इसलिए। बड़ा मोबाइल नहीं है। अब बड़ा मोबाइल नहीं है, ऑनलाइन क्लास आप कर नहीं पाते थे, लेकिन अब किताब ला करके आपके टीचर्स ने घर पे पहुंचा दिया है। क्या कहेंगी टीचर्स के लिए? थैंक यू सर, आपके लिए हमको पढ़ने के लिए मिला कॉपी किताब। अब पढ़ाई तो रुकेगी नहीं ना? नहीं। थैंक यू। सुभावती चौहान। सुभावती जी, आपके परिवार में एक बच्ची है। हाँ। जो सहज रिश्ते में आपकी नतनी लगती है। हाँ, नतनी लगती है। वो यहाँ सरकारी स्कूल की छात्रा है। हाँ। आज सारे शिक्षक, सारे अधिकारी आकर के इन लोगों ने घर पे आपकी किताब कॉपी पहुंचाई है। हाँ। क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है। मेरे बच्चे उसी जगह से पढ़ते हैं, आते हैं तो प्रशंसा करते हैं कि टीचर लोगों मम्मी अच्छी हैं दादी। हाँ, खाना पीना की भी व्यवस्था करते हैं सब लोग। अभी लॉकडाउन में सब कुछ रुका हुआ था, पढ़ाई एकदम बंद थी बच्चों की। हाँ, इस समय बंद है, घर पर पढ़ रहे हैं बच्चे। तो घर पे किताब कापी आ गई। हाँ। तो आप बच्चों को पढ़ाएंगी? हाँ, पढ़ाएंगे। अब लगता है कि हाँ, पढ़ाई अब रुकेगी नहीं। हाँ, पढ़ाई रुकेगी नहीं। क्या कहेंगे इन लोगों के लिए? अब इन लोगों के लिए थैंक यू बोलेंगे, और क्या, ये घर पे आके दे रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या है।
मेरी ओर से भी थैंक यू आपको। सर रिपीट करेंगे, क्या नाम है सर आपका? राकेश सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी। राकेश जी, आप दो निकल कर पूरी टीम लेकर के किताब कॉपी बैग बांट रहे हैं बच्चों को, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये शासन के निर्देश पर जो हमारे सरकारी परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम उनके घर घर तक जा रहे हैं और उनको किताबें दे रहे हैं, ताकि लॉकडाउन के कारण जो अगला सत्र है जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और उसमें बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, और पूरी टीम के साथ जा रहे हैं कि हर एक बच्चे के घर तक पहुँचे और उनको शिक्षा के महत्व के बारे में, उनके अभिभावकों को शिक्षा के महत्व के बारे में बता सकें। किन क्लासों के बच्चों को ये सब वितरित कर रहे हैं? ये हमारे यहाँ अधीन 1 से लेकर 8 तक के विद्यालय हैं परिषदी, हम 1 से 8 तक के बच्चों की किताबें मुहैया करा रहे हैं। सारी किताबें हैं उपलब्ध आपके पास? लगभग 60% किताबें आ चुकी हैं। जो आ चुकी हैं उसको आप लोग? जी, जो आ चुकी है उसका हम लोग वितरण। गार्जियन का क्या रिस्पॉन्स है? गार्जियंस बहुत खुश हैं और बहुत सारे गार्जियंस ने प्राइवेट स्कूल से भी अपना नाम कटा करके हमारे सरकारी स्कूलों में, मैंने खुद नामांकन किया। बर्थला कला में मुंबई से आए हुए एक अभिभावक ने मुझे फ़ोन करके अपने बच्चे का एडमिशन कराया, मंडुआडीह में, बांदूपुर में। ऐसे स्कूलों की तादाद बहुत लंबी होती जा रही है और लोगों का विश्वास हमारे परिषदीय स्कूल के प्रति बहुत बड़ा है। ऑनलाइन क्लासेस भी आप चला रहे हैं? विधिवत हमारे ऑनलाइन क्लासेस लगातार चल रहे हैं। हर स्कूल का एक ग्रुप है, हर ब्लॉक का ग्रुप है, नया पंचायत का ग्रुप है, जिसमें बच्चों को पठन सामग्री दी जाती है, उनको होमवर्क दिए जाते हैं, चेक किए जाते हैं। हम इसको लगातार कर रहे हैं, जब से लॉकडाउन है तब से लगातार कर रहे हैं। किस रूप को देख रहे हैं कि बच्चों को इस तरह की पढ़ाई को लेकर? देखिए, अभिभावकों का, बच्चों का बहुत सकारात्मक सोच हमारे स्कूलों के प्रति बदली है और लोग आ रहे हैं और उनका विश्वास है कि हमारा बच्चा यहाँ से बेहतर कर सकेगा। इस अभियान के परिणाम बहुत सकारात्मक हैं। थैंक यू जी। अपना नाम और परिचय बता दीजिए। मैं ज्योति प्रकाश, सहायक अध्यापक। ज्योति प्रकाश जी, किस तरह का मूवमेंट ये चल रहा है और इसका सकारात्मक परिणाम कितना मिल रहा है? इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहा है। बच्चे बहुत, हम लोग घर घर जाके बच्चों से मिल रहे हैं, उनको नामांकन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उनके गार्जियन से मिल रहे हैं, उनको पढ़ाई को लेकर के ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया जा रहा है। पढ़ाई में जैसे दीक्षा ऐप के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बच्चों को सिखा पड़ रहे हैं कि कैसे इस ऐप को डाउनलोड करना है, कैसे उसके थ्रू बच्चों को पढ़ना है। ये सब चीज़ें हम लोग घर घर जाके, हमारे बीएसए साहब जैसा कि आपने देखा खुद भी घर घर जाके पहुंच रहे हैं, लोगों का नामांकन कर रहे हैं। हम लोग घर घर जाके किताबें दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं। ये घर घर पहुँच के हम लोगों को, बच्चों के साथ साथ गार्जियन से भी मिल रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। वाराणसी के घाटों पर ग्रहण में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन की तरफ से कोरोना संक्रमण से बचाव और सुरक्षा के लिए रोक लगाए जाने के कारण एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। घाट पर फोर्स लगाया गया है। स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को लौटाया जा रहा है। गंगा घाट पर सूर्य ग्रहण के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन ने घाट पर आने वाले के लिए रोक लगा दी है। साथ ही जल पुलिस द्वारा लगातार लोगों से घाटों पर न आने की अपील भी की जा रही है। हाँ जी, अपना नाम और परिचय बता दें। ज्योतिषाचार्य पंडित पवन त्रिपाठी। पवन जी, ग्रहण लगने वाला है जी, ये कब लग रहा है और चीन पे इसका क्या प्रभाव होगा? देखिए, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत ही ग्रहों के अधीन है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना नामक महाव्याधि से जूझ रहा है, निश्चित रूप से इसका खगोलीय प्रभाव रहा है। दिसंबर 2019 में घटने वाला जो सूर्य ग्रहण था और उसके साथ साथ 6 ग्रही जो योग बना हुआ था, उसके दुष्परिणाम के रूप में, उसके प्रभाव के रूप में कोरोना नामक महामारी समाज को मिली। ठीक 6 महीने बाद पुनः 21 जून को पुनः सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस बार का जो सूर्य ग्रहण होगा वो मिथुन राशि पर और वृक्षा नक्षत्र पर होगा। धर्मशास्त्रों की अगर बात करें तो ज्योतिष के मूर्धन्य विद्वान आचार्य वाराह मिहिर, जो कि 6वीं शताब्दी के मूर्धन्य दैवज्ञ थे, उन्होंने अपने ग्रंथ बृहत संहिता में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि आषाढ़ महीने में कोई भी सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण लगता है तो उसके दुष्परिणाम बहुत विकट होते हैं। और स्पष्ट रूप से अपने श्लोक में उन्होंने लिखा है कि गांधार काश्मीर पुलिंद चीनान हतान वदेन मंडल वर्ष वश्मिन, यदि आषाढ़ महीने में
अमावस्या तिथि को सूर्य ग्रहण लगता है तो गांधार यानी कि कांधार का भाग, ऑक्युपाइड कश्मीर का भाग, और इधर चाइना और पुलिंद यानी कि नेपाल से के पीछे का भाग और कैलाश और तिब्बत से जुड़ा हुआ भूभाग यानी कि उत्तर का वो पैरल भूभाग है। खास तौर से चीन शब्द का प्रयोग किया शास्त्र में, और चीन इत्यादि देशों का नाश होता है। और जब ये ग्रहण लग रहा होगा मिथुन राशि पर, उस समय एक ग्रह होगा जो मंगल, जो इस ग्रहण को देख रहा होगा। तो निश्चित रूप से कहा है कि होम यदि ग्रहण को देखता है तो निश्चित रूप से युद्ध की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, देश में अग्नि भय होता है, चोरी डकैती और तस्करी का योग बढ़ जाता है। तो निश्चित रूप से मंगल जो होता है युद्ध का कारक ग्रह होता है। तो सीमावर्ती जो भूभाग हैं, जो चीन से सटे हुए जो भूभाग हैं, पाकिस्तान से सटे हुए जो भूभाग हैं, निश्चित रूप से यहाँ पर उत्पात का योग बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं गुरु जी होगा तो युद्ध की संभावना बन रही है, तो उस पर थोड़ा विस्तार से जानना चाहूंगा। बृहत संहिता में आचार्य वाराणसी ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर मंगल ग्रह को देखता हो तो जब ग्रहण लगा होगा तो मीन राशि पर मंगल होगा और मिथुन राशि पर सूर्य और राहु, बुध और चंद्रमा होंगे। तो निश्चित रूप से जब मंगल उस ग्रह को देखेगा, मंगल जो है अग्निकारक ग्रह है, युद्ध का ग्रह माना गया है, विस्फोट का ग्रह माना गया है, भूकंप इत्यादि जो प्राकृतिक आपदा है इनका कारक ग्रह माना गया। तो निश्चित रूप से अगर युद्ध हुआ तो आग्नेयास्त्रों का प्रयोग हो सकता है, या चीन से सटे हुए भूभाग में भूकंप आ सकता है, या कोई बहुत बड़ा विनाशकारी उत्पात उस भूभाग में हो सकता है, या चीन के अंदरूनी मामलों में कुछ असंतोष व्याप्त हो सकता है। खास तौर से शास्त्रों में इस प्रकार का स्पष्ट अनुभव संदेश मिलता है कि इस समय जो कि यह ग्रहण लगा हुआ है और ऐसे उत्पादकारी योग संयोग बने हुए हैं, तो निश्चित रूप से यह चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए और कश्मीर इत्यादि जो सटे हुए भूभाग है उनके लिए यह ग्रहण अच्छा योग संयोग लेके नहीं आया हुआ है। जी गुरु जी, ये जानना चाहूंगा कि नुकसान किसको होना है ज्यादा? बिल्कुल, ये ग्रहों का जो योग बना हुआ है, अगर हम बृहत संहिता की बात करें, आचार्य प्रवर की बात करें हम वाराणसी की, तो निश्चित रूप से उन्होंने जो बताया है कि चीन इत्यादि देशों का नाश होता है। तो निश्चित रूप से जब शत्रु का नाश होता है तो निश्चित रूप से कि भारतवर्ष का उदय होगा और इसके लीडिंग फेस के रूप में होगा, इसकी लीडिंग पर्सनालिटी होगी भारत की, जिसका नाश होता है वो बैक फुट पे जाता है। और दूसरी बात अगर हम देखते हैं दोनों की राशि, भारतवर्ष की और चीन की, तो चीन की जो राशि है वो मीन राशि बनती है, नाम राशि मीन राशि बनती है। मीन राशि वालों के लिए व्यथा बताया गया है ये जो ग्रहण योग लेके आया हुआ है चतुर्थ, यानी कि युद्ध की के भाव जो दिख रहे हैं इस समय सीमा पर, इसके साथ साथ आंतरिक कलह भी झेलना हो सकता है चाइना को। उसके गृह नगर में भी उत्पात की स्थितियां प्रकट हो सकती है, असंतोष की स्थितियां खुद के उसके राष्ट्र में भी उत्पन्न हो सकती है। अगर इस संदर्भ में हम भारतवर्ष की कुंडली देखें, भारतवर्ष की नाम राशि से कुंडली देखें तो धनु राशि की कुंडली बनती है। बिल्कुल थोड़ा सा व्यापार को लेकर के चिंता बढ़ सकती है, लेकिन बाकी चीजें यहाँ सीमाओं को लेकर के डोमिनेटिंग फिगर में रहेगा भारत, लेकिन व्यापार के लिए इसके लिए अच्छा नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह और दूसरी बात, जो कोरोना नामक महाव्याधि है, इसका जो कुप्रभाव है ये सेकेंड फेज, यानी ये ग्रहण उसका सेकेंड फेज लेके आया हुआ है। यानी कि अब जो उसके दुष्परिणाम है बताते हैं कि समाज में चोरी डकैती और उत्पात बढ़ जाएंगे। कुर्म क्षेत्र पद्धति के अनुसार अगर हम बात करते हैं भारतवर्ष में कौन सा भूभाग अधिक प्रभावित होगा, तो मध्यवर्ती भूभाग, जिसमें मध्य प्रदेश और उधर महाराष्ट्र का कुछ भाग लेकर के इधर उड़ीसा की तरफ का कुछ भाग ले, ये जो भूभाग है विशेष रूप से प्रभावित होने वाला होगा। लेकिन कुल मिलाकर के भारतवर्ष के लिए यह अच्छा योग और संयोग लेकर के आया हुआ है। मतलब ये ग्रहण भारत के लिए हितकारी है, ये कहा जा सकता है। यह ग्रहण भारतवर्ष के लिए बिल्कुल हितकारी है, क्योंकि शत्रु दमन, जब शत्रु का दमन निश्चित है, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि चीन इत्यादि देशों का नाश होता है, तो निश्चित रूप से कहा जाता है अगर शत्रु का नाश होता है तो निश्चित रूप से उल्लास प्राप्त होता है, और जब विजय श्री प्राप्त होती है तो निश्चित रूप से जनता में भी उमंग और उल्लास होता है।
जिस तरह की घटना हुई है बॉर्डर पे और भारतीय सैनिकों को अपने बलिदान देने पड़े हैं, इससे देश बड़ा उद्वेलित है। बिल्कुल, और बिल्कुल ये जो खगोलीय घटनाएं घटती है अनंत में, उसका परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्रभाव पड़ता ही है। ग्रहण के कुछ दिन पहले से भी प्रभाव पड़ने दिखने शुरू हो जाते हैं और ग्रहण के 6 महीने बाद तक इसके प्रभाव बने रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये एक सामान्य खगोलीय घटना जरूर है, लेकिन इसके जो फल होते हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र में असामान्य बताए गए हैं। तो निश्चित रूप से इसमें चीन इत्यादि देशों का नाश होना निश्चित है और ये बैक फुट पर जाएंगे, ये चारों तरफ से घिर जाएंगे। केवल भारत ही नहीं परंतु पूरा विश्व इनको घेर लेगा और इसके एक तरह से सीमाओं को लेकर भी, व्यापार इत्यादि को भी लेकर भी और आंतरिक असंतोष को भी लेकर के चाइना को काफी संघर्ष करना पड़ सकता है। और निश्चित जब ऐसी स्थितियां शत्रु पक्ष के खेमे में होंगी तो भारतवर्ष में अच्छा ही उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। भारत की अगर हम बात करते हैं तो खास तौर से व्यापार और जो जीडीपी है इसको लेकर के, इकोनॉमिक सेक्टर को लेकर के तो मंथर गति रहेगी, गति धीमी हो सकती है। जैसा कि दिसंबर में जो ग्रह योग बने थे उसमें 6 ग्रह लॉक हो गए थे, एक ही राशि पर 6 ग्रह बैठ गए थे, यानी एक ही भाव में बैठ गए थे, लॉक हो गए थे। लेकिन इस समय जो 21 जून को ग्रहण लगने जा रहा है इसमें लॉक की स्थिति नहीं है, इसमें खुले हुए ग्रह हैं, ग्रह स्प्रेड हैं, ग्रह फैले हुए हैं, लेकिन उनकी गति धीमी है। धीमी गति के कारण वह वक्र गति से जाने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो विकास होगा, जो क्रियाकलाप होगा वो धीमी गति से चलेगा। यह भारत के लिए हो सकता है, लेकिन अगर सीमाओं की बात करें, अपने शत्रुओं की बात करें जो सीमाओं पर हैं, उस पर भारत की स्थिति लीडिंग पर्सनालिटी के रूप में होगी, इसमें कोई शंका नहीं। चल आ रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेंगे बात। अब बात करें योग दिवस पर वाराणसी के अलग अलग जगहों की, तो 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वैश्विक महामारी कोरोना के कारण वर्चुअल योग किया गया। सभी लोगों ने अपने परिवार के साथ घरों में ही योग करके योग दिवस मनाया। घरों में योग करने वालों ने सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए योग किया। वाराणसी में सामाजिक कार्यकर्ता रीता तिवारी ने अपने घर में पूरे तन्मयता से अपने परिवार के साथ योग करके निरोग रहने का संदेश दिया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर सभी को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। यही नहीं, संस्कृति, कला, आध्यात्मिक योग की नगरी काशी में योग दिवस पर अतुलनीय नजारा रहा। चारों दिशाओं में योग कला छाया रहा। योग नगर नगवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षण आश्रम के परिवार ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योग दिवस का आयोजन किया, जिसमें योगाचार्य गणेश प्रसाद सोनकर ने योग प्राणायाम का अभ्यास कराया। कोरोना की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन फेसबुक पेज के माध्यम से भी लोगों को योग प्रशिक्षण दिया, जिसमें मुख्य रूप से सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, पर्वतासन, गरुड़ासन, त्रिकोणासन, मंडूकासन, पदासन, वज्रासन किया गया। प्राणायाम में अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका व ध्यान आदि आसनों का मुख्य रूप से अभ्यास कराया गया। योगाचार्य गणेश प्रसाद सोनकर ने कहा कि योग हमारी भारतीय संस्कृति की प्रणाली है, जिसको हमें जीवन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए, ताकि हम खुद को स्वस्थ रखते हुए दूसरों को भी स्वस्थ रखें। योग आध्यात्मिक मानसिक शक्तियों का सामंजस्य प्रदान करता है। योग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक शक्तियों का भी बोध कराता है। योग को काशी में स्थापित करने वाले महायोगी स्वर्गीय मिठाईलाल सोनकर जी थे, जिन्होंने योग को काशी से लेकर जापान जैसे देशों में स्थापित किया। उनके द्वारा स्थापित संस्था आज भी कार्यरत है। ऐसे दिवस पर उन्हें नमन है। इस मौके पर पार्षद डॉक्टर रविंद्र सिंह, ऋषि सोनकर, उमेश, अमन मुकुंद, ओम प्रकाश आदि लोग उपस्थित रहे। प्रणाम, मैं अंकिता तिवारी आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। आज हमने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे अपने परिवार के साथ योगा किया।
यूपी के फतेहपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के मोसवानी मोहल्ले के रहने वाले सुशील कुमार गुप्ता अपने हक के लिए अधिकारियों के चक्कर काट काट कर थक जाने के बाद कोर्ट की शरण में गए, जहां कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया। आपको बता दें कि शहर के राधानगर क्षेत्र में स्थित किराए के मकान पर खाद्य एवं रसद विभाग का गोदाम किराए के भवन में संचालित है। इस भवन के मालिक सुशील कुमार गुप्ता खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा इस गोदाम में गेहूं चावल का भंडारण किया जाता है। जिले में कोटेदार इसी गोदाम से गल्ला उठान करते हैं, लेकिन इस गोदाम के मालिक सुशील कुमार गुप्ता को मकान का किराया 1 अगस्त 2013 से नहीं दिया गया है। भवन मालिक अधिकारियों के ऑफिस के चक्कर लगातार लगा कर थक चुके हैं। सुशील कुमार गुप्ता ने बताया कि गोदाम की क्षमता 25,000 बोरे की है, जिसका किराया दर 2.5 रुपये प्रति बोरा है। विभाग द्वारा पूरा गोदाम प्रयोग किया जा रहा है, जिसका किराया प्रतिमाह 62,500 बनता है, परंतु उनके द्वारा 39,920 प्रतिमाह किराया देने की बात विभाग द्वारा की जा रही है। इससे पीड़ित को 22,500 प्रतिमाह की क्षति हो रही है। इससे बचने के लिए पीड़ित ने न्यायालय में वाद दाखिल किया था। फैसला पीड़ित के पक्ष में न्यायालय के द्वारा आया। इसके बाद भी पूरा किराया न देकर जिला खाद्य विपणन अधिकारी रमेश कुमार व संभागीय खाद्य नियंत्रण प्रयागराज दुर्गेश प्रसाद द्वारा कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। वहीं जिला के खाद्य विपणन अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि इनका मामला कमिश्नर के यहाँ से तय हुआ था, जिससे संतुष्ट न होकर गोदाम मालिक ने कोर्ट की शरण ली। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप गलत हैं। क्या मामला है आपका? मेरी गोदाम राधानगर में है, स्थित है, 25,000 बोरा क्षमता की है। किस चीज की है गोदाम? गोदाम खाद्य एवं रसद विभाग की है जी। तो उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत ये है कि मैं मुकदमा जीत गया हूँ जी, और मेरे पक्ष में न्यायालय में आदेश भी हो गया और पेमेंट नहीं किया। कितना पेमेंट आपके हिसाब से होना चाहिए? हमारा 62,500 रुपए पर माह की दर से। जी। तो जो खाद्य रसद विभाग है वो आपको कितना दे रहा है? वो 39,920 रुपए देने कह रहे हैं। क्षमता हमारी गोदाम की उन्होंने घटा दिया है, जबकि गोदाम की क्षमता पूरी संपूर्ण गोदाम की क्षमता प्रयोग किया जा रहा है जी। आज भी। कितना लमसम जो है उस पर स्टोर किया जाता है वहाँ उनके हिसाब से? 25 पूरी गोदाम फुल है। फुल है जी। तो आपका जो कोर्ट से आदेश हुआ, आदेश होने के बावजूद भी वो जो है न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। आदेश का पालन नहीं किया उन्होंने। इसकी आपने किसी उच्च अधिकारी से शिकायत की? पोर्टल में भी किया, पोर्टल में जांच हुई। जांच में बागरगंज चौकी इंचार्ज ने संपूर्ण गोदाम क्षमता प्रयोग होने की बात लिखित में पुलिस अधीक्षक को दिया। फिर उसके बाद मैं डीएम साहब को खुद मिलकर पर्सनल एक लेटर दिया कि इनके विरुद्ध हमारे बिना सलाह के इन्होंने हमारी गोदाम की क्षमता घटा दी। कागजों में आपके हिसाब से कागजों में इन्होंने छेड़खानी की? हाँ, छेड़खानी की है। छेड़खानी की है। मतलब किन लोगों ने की है? ये जिला विपणन अधिकारी फतेहपुर रमेश कुमार, संभागीय खाद्य नियंत्रण संभाग प्रयागराज दुर्गेश प्रसाद। बिना आपकी अनुमति के इन्होंने जो है जो आपका एग्रीमेंट था उसको हटा करके कागजों में छेड़खानी करके कार्य कर दिया। हाँ, गोदाम की क्षमता को घटा दिया जी। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार गुप्ता, निवासी मसवानी फतेहपुर। गोदाम कहाँ पे स्थित है? राधानगर सदर गोदाम जी। होता है। कम से कम कितना यहाँ पे स्टॉक होगा अभी इस समय यहाँ पर? पीछे कितना लगा होगा सुरेश, अंदाजा? क्या गाड़ी होगा? कुछ लगभग 10 ट्रक तो होगा। 10 ट्रक मतलब 10 ट्रक, एक ट्रक में कितने बोरे आते हैं? 340 भी आते, 320 भी आते, 360 भी आते। 10 का मतलब जो है कम से कम कितना बोरा होगा? 3,000 के ऊपर होगा। 3,000 के ऊपर। इसके गोदाम की क्षमता कितनी होगी? 2500 MT। तो इसके हिसाब से कितना ये बनता है MT? 50,000 बोरे का। 50,000 बोरे का। क्या नाम है आपका? चंद्रवंश।
प्रकरण जो है कमिश्नर स्तर पे से इस गोदाम का किराया स्वीकृत हुआ था, उसमें किराया जो स्वीकृत हुई थी उससे क्षुब्ध होकर के गोदाम मालिक ने मुकदमा कर रखा है। चल रहा है हर सोमवार रात 8 बजे। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव